अगर आपने अभी तक द रेवोल्यूशन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। राजस्थान में दिसंबर में चुनाव होने हैं, कर्नाटक में अप्रैल में होंगे और उसके बाद 2019 आ जाएगा। लोकसभा चुनाव सामने खड़ा होगा। तो ऐसे में अब से लेकर 2019 तक जो भी खबर देखिए, इस लिहाज से देखिए कि चुनाव होने वाले हैं। आप कह रहे होंगे पर्दा कहां आया, सब कुछ तो पारदर्शी हो चला है। लेकिन आइए पर्दे के इस पार और उस पार खड़े होकर जरा इस सच को देख लीजिए। कल तक क्या थे, आज क्या हो गए। मसला एफडीआई का है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है, दिसंबर 2010 का। तब गुजरात के सीएम हुआ करते थे और ट्वीट एफडीआई के घोर विरोध में है। और मोदी ये कहने से उस वक्त नहीं हिचके कि कांग्रेस राष्ट्र को विदेशियों के हाथों सौंप रही है। तो ऐसे में इस ट्वीट को भी देख लीजिए। ये सितंबर 2012 का है। इसमें तो एफडीआई को लेकर यहां तक लिख दिया गया, विदेशियों की सरकार, विदेशियों के द्वारा, विदेशियों के लिए। और ये बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का रक्षा और टेलीकॉम क्षेत्र में एफडीआई के विरोध में किया गया 2013 का ट्वीट है। और अब 7 मार्च 2013 में रामलीला मैदान में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का विरोध करते हुए मौजूदा वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तब क्या क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। कि और दुनिया भर का अनुभव है कि जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय रिटेल आया है, छोटे व्यापारियों के ऊपर उसका असर पहुंचा है। ये कहना कि छोटे व्यापारी पे असर नहीं पहुंचेगा, ये आर्थिक आधार पे अपने आप गलत है। 200-300% की प्रॉफिट पर जो है सारी चीजों को बेचने का काम करती हैं, आम ग्राहकों को लूटने का काम करती हैं। तो क्या सत्ता में आने के लिए जनता की बातें कही जाती है? क्योंकि एफडीआई का विरोध करने वाली विपक्ष की बीजेपी सत्ता में आते ही कैसे कांग्रेसी हो गई, ये आज फिर समझ में आया। आम बजट से ठीक पहले बुधवार को यानी आज ही सरकार ने एफडीआई को लेकर कई बड़े फैसले किए। एयर इंडिया में 49% एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी। तो सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दे दी गई। हालांकि सरकार ने 2014 में ही सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी दी थी। हालांकि इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन ऑटोमेटिक रूट का मतलब साफ है, 100% एफडीआई होगी। अब विदेशी कंपनियों को क्लियरेंस की प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा। जाहिर है खुदरा व्यापारी सरकार के फैसले से हैरान हैं, परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की जो अनुमति दी है ऑटोमेटिक रूट से, वो सीधे तौर पर इस देश के छोटे व्यापारियों के ताबूत में कील ठोकने जैसा काम किया है। पर विरोध के स्वर जो भी हो, सत्ता इस देश में किसी की भी हो, अगर वैकल्पिक इकोनॉमी की समझ सत्ता सरकार को नहीं, स्वदेशी या देसी कॉरपोरेट व्यापारियों पर भरोसा नहीं, तो विश्व बैंक और आईएमएफ की थ्योरी पर ही चलना होगा। पहले कांग्रेस चल रही थी, अब बीजेपी चल पड़ी है। फिर 23 जनवरी को दावोस में मोदी एंड टीम को दुनिया की जानी मानी कंपनियों के साथ बैठक करनी है, जहां मोदी विदेशी कंपनियों को देश में निवेश का न्योता देंगे। और बिना किसी रुकावट के विदेशी कंपनियां कैसे भारत में निवेश कर सकती है, उसे पारदर्शी दिखलाने की भी जरूरत होगी। यानी सवाल विदेशी निवेश का नहीं, एफडीआई पर नीति का है। क्योंकि रक्षा क्षेत्र से लेकर टेलीकॉम और अब रिटेल क्षेत्र तक में बीजेपी एफडीआई के मुद्दे पर यूटर्न ले चुकी है। बेहतर होगा प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ के बाहर जा रहे हैं, डावोस कह दें कि भाई जो पहले हमने विरोध किया था वो विरोध नहीं है और नीति देश की वही है, जिसको आने आके लगा ले। कांग्रेस जो भी कहे, पर अब मोदी सरकार को भी लगने लगा है कांग्रेस भी यही करती थी तो एफडीआई राजनीतिक मुद्दा रहा नहीं। और रोजगार पैदा तभी होंगे जब हर क्षेत्र में विदेशी निवेश होगा। लेकिन इस आसरे जो असर देश के छोटे मंझोले व्यापारी, कारखाना चलाने वाले और किसानों पर पड़ेगा, उससे सरकार बेफिक्र है। या कहें बाजारों पर टिकी इकोनॉमी के सामने इस दौर में कोई दूसरा रास्ता बच ही नहीं रहा। इसीलिए अब संघ परिवार के वो संगठन भी खामोश हो चले हैं जो कल तक एफडीआई का विरोध करते थे। हो सकता है उन्हें चुप करा दिया गया हो, लेकिन एक वक्त किसानों के दर्द को समझने वाले मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली भी क्या कहा करते थे, इसे जरा सुन लीजिए। खरीदार बहुत दुकानदार होते हैं
तो किसान के भी अधिकार में होता है किसको अपना सामान बेचेगा। लेकिन अगर 60-70% व्यापार 2-3 कंपनियों के हाथ में चला जाता है तो किसान के पास भी चयन करने का अधिकार नहीं होता। दर्द तो है। अनंत पटेल की यह रिपोर्ट थी, लेकिन इस दर्द को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले विपक्ष में थे तब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, एक दो नहीं दर्जनों मुद्दे हैं, जरा देखिए। सिर्फ एफडीआई पर ही यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न की फहरिस्त लंबी है। ब्लैक मनी, जीएसटी, आधार कार्ड, मनरेगा, भूमि अदला बदली सौदा, विमुद्रीकरण, रेल किराया, हर मुद्दे पर विपक्ष में कुछ और सत्ता में कुछ का संकट है। याद कीजिए, जीएसटी का विरोध किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए किया। लेकिन अब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ही जीएसटी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के माध्यम से हमने देश में सैकड़ों टैक्स का जाल खत्म किया है। आधार कार्ड शुरू से बीजेपी के हिट लिस्ट में रहा। आधार कार्ड को बंद किया जाएगा। मोदी ने आधार कार्ड के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन आज आधार कार्ड हर सरकारी योजना के लिए अनिवार्य है और आलम यह किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ बिना आधार कार्ड के लेना ही मुमकिन नहीं। यही हाल मनरेगा योजना का। संसद में ही मोदी ने मनरेगा को यूपीए की विफलता का स्मारक कहा। सत्ता में तुरंत आने के बाद, लेकिन बाद में बदल गए। खूब ज्यादा पैसे झोंक दिए क्योंकि सरकार को लगा इसी योजना के आश्रय जमीन पर गरीबों को रोजगार दिया जा सकता है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 और फिर ब्लैक मनी यानी काला धन। सरकार ने कितने यू टर्न लिए हर किसी को याद है। 15 लाख खाते में आने की बात से लेकर 100 दिन में काला धन वापस लाने जैसे वादे कोरे चुनावी साबित हुए। चुनाव से पहले कालाधन धारकों का नाम बताने का ऐलान जमकर किया गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक कालाधन धारकों का नाम सामने आया नहीं। बीजेपी विपक्ष में थी तो बांग्लादेश के साथ स्वैपिंग जमीन के सौदे का जमकर विरोध किया करती थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसी पर समझौता इसी आधार पर कर लिया और अपनी पीठ जमकर ठोकी। रेल किराए को लेकर चुनाव के दौरान बीजेपी ने हर वक्त सरकार को उस वक्त की कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीते 3 वर्ष में किराया बढ़ता ही चला गया। और तो और आधुनिकतम तकनीक तक लगा दी गई कि जब टिकट जिस स्थिति में ली जाएगा, किराया खुद ब खुद बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री अब पीठ ठोकते रहे, उस नोटबंदी की एक झलक यूपीए ने भी दिखाने की कोशिश की थी। 2005 के पहले जारी किए गए मुद्रा नोटों को वापस लेने का प्रस्ताव किया तो बीजेपी ने क्या क्या कहा, जरा सुन लीजिए। नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें 2005 से पहले के नोटों को, करेंसी नोटों को विड्रॉ करने का विषय आज की सरकार लेकर आई है। कहीं ना कहीं ये विषय जो बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इससे एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट है, बीच में इकोनॉमी है। आइए इस पर्दे के आर पार देख लिया जाए। सड़क पर किसान और फसल भी सड़क पर। ये दोनों तस्वीरें मौजूदा हिंदुस्तान का ऐसा सच जो सच कमोवेश हर राज्य के किसानों की हकीकत बन चुकी है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, 3 तस्वीरें स्क्रीन पर ये देखिए, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान के बीकानेर और पाली में मूंगफली किसान सड़क पर उतर आए क्योंकि फसल की कीमत मिल नहीं रही। मूंगफली मंडी में है, खरीदार कोई है नहीं, तुलाई हो नहीं पा रही। हम चाहते हैं कि हमारी वो मूंगफली जो गेट के अंदर पड़ी हुई है, गेट पास कटे हुए हैं, वो पूरी मूंगफली तुलाई की जाए। तो छत्तीसगढ़ के किसान इसलिए सड़क पर क्योंकि कर्ज माफी चाहिए, फसल बोनस नहीं मिल पा रहा, भू राजस्व संहिता के पेच अलग। तो ऐसे में इनसे मिल लीजिए, यह है पंजाब के संगरूर के किसान जसवीर सिंह।
सरकार ने 2-2 लाख रुपए की कर्ज माफी का ऐलान कर अपनी पीठ ठोक ली है, लेकिन जसवीर सिंह को फकत 5 रुपए कर्ज माफी हुई है। जी ठीक सुना आपने, 5 रुपए। जसवीर पर 65,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन माफ हुआ महज 5 रुपया। 60,000 रुपये मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर साढ़े 5 रुपया का कर्जा माफ हो गया। और जसवीर इकलौते किसान नहीं, कुछ किसानों को 7 रुपए तो कुछ को 100-200 रुपए। तो किसानों के लिए बैंक राहत देने को तैयार नहीं, और कॉर्पोरेट के लिए बैंक से राहत के रास्ते खुद सरकार ही बना रही है। तो ऐसे में जरा इस सच को भी देख लीजिए। मार्च 2017 तक बैंकिंग सेक्टर पर कुल एनपीए 7,28,500 करोड़ था, जिसमें से फार्म सेक्टर यानी खेती पर महज 60,200 करोड़, तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर एनपीए 5,58,500 करोड़ था। यूं मौजूदा वक्त में कुल एनपीए 9 लाख करोड़ पार कर चुका है। पर मसला ये नहीं कि एनपीए लगातार बढ़ क्यों रहा है, सवाल तो यह है कि किसान को राहत बैंक या सरकार की प्राथमिकता में फिट बैठते नहीं। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं आज के दिन में, दे आर बाय फार सम ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, so you feel proud because this infrastructure has grown. Would this infrastructure have grown if we had not given any loans? पर देश के कॉर्पोरेट का सच तो यह है कि एक तरफ कर्जदार कॉर्पोरेट बैंक का कर्ज वापस कर नहीं रहे, दूसरी तरफ दुनिया के बाजार में भारतीय कॉर्पोरेट खूब डॉलर लगा रहे हैं। मसलन भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियों ने सितंबर 2017 में 2,654.45 मिलियन डॉलर लगाया, यानी तकरीबन 16,960 करोड़ रुपए विश्व बाजार में भारतीयों की कंपनियों ने लगा दिए। इसी तरह अक्टूबर 2017 में 1,350.93 मिलियन डॉलर लगाए गए, यानी तकरीबन 8,640 करोड़ रुपए विश्व बाजार में भारत के कॉर्पोरेट ने लगा दिए। तो कैसे भारतीय कॉर्पोरेट अपना पैसा विदेशों में लगा रहा है और विदेशी निवेश को लेकर प्रधानमंत्री अपनी पीठ ठोक रहे हैं, पहले जरा इसे सुन लीजिए। इस साल 2016-17 में 16-17 में $60 बिलियन का अभूतपूर्व एफडीआई भारत में आया। तो प्रधानमंत्री के मुताबिक 2016-17 में 3,84,000 करोड़ का रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ, और आरबीआई के मुताबिक 2016-17 में 1,39,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने विदेश में निवेश किया। तो आखिरी सवाल यही है, देश के कॉर्पोरेट, देश की कंपनियां, देश का किसान और देश के बैंक खुद को लेकर इतने अंतर्विरोध में क्यों फंसे हुए हैं, और विदेशी निवेश से लेकर एफडीआई के मद्देनजर भारत दुनिया को क्यों देख रहा है, खुद अपने देश को क्यों नहीं देखता। और ऐसे में एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं, कितना पैसा बाहर गया। भारत से पैसा हर महीने जिस रूप में जा रहा है, उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर उभरती चली जा रही है। जरा देखने की कोशिश कीजिए, 1,39,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। तो आज वक्त नहीं तो गाना नहीं, दस्तक में इतना ही।